सो हेलो एवरीवन, अनुराधा कश्यप दिस साइड एंड मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आई हूँ, दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। आज आपको पता है कि हमने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्लांट के अंदर, हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट कर लिया है। तो प्लांट फिजियो का ये हमारे पास लास्ट चैप्टर बचता है, दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर सकें। मैं आपको इसमें से बहुत सारे टॉपिक एक्चुअली ऐसे हैं जिनके नोट्स मैं बना चुकी हूँ, बट वो टॉपिक हट चुके हैं आपकी बायोलॉजी से, आपके सिलेबस से अब वो हट चुके हैं। जैसे कि सीड डॉर्मेंसी हो गया और हमारे पास फोटोपीरियोडिज्म हो गया, वर्नलाइजेशन हो गया, तो उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड चीज़, जो हार्मोन होंगे उनके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक चार्ट बनाया है, आप उस चार्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। आपके जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिनको हम बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग हर एक जानकारी मैंने उसके अंदर ऐड की हुई है। तो प्लीज़ केयरफुली आप जा करके उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको आज समझा दूंगी, जो भी हमारे लेक्चर रहेंगे उसमें मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगी। सबसे पहले जब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट बनी हुई है वन शॉट बायोलॉजी की। आप जाकर के वहाँ पे मेरे सारे लेक्चर ले सकते हैं हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग। आपको थोड़ा सा यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो मई के अंदर होने वाला है और आपके पास कम टाइम बचा हुआ है इस टाइम पर, तो कोशिश करना कि वो सारे लेक्चर आप ले सको। मुश्किल नहीं है, एंड रिटर्न नोट्स हैं, एक बार पढ़ लेते हो आराम से समझ में आ जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को। तो जैसे कि आप देख भी रहे हो प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है एक तो बाहर से ग्रोथ होना और एक अंदर से ग्रोथ होना। जैसे कि सपोज अगर मैं एक बोल दूं, आपने एक पहाड़ बना रखा है, आपके पास एक पहाड़ है और आप उस माउंटेन के ऊपर मिट्टी को आकर के जमा करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा? प्लांट का साइज इंक्रीज, उससे आपके माउंटेन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि वो जो आपने सॉइल उसके ऊपर ऐड की थी, वो सॉइल वापस निकल गई, उड़ गई वहाँ से, तो माउंटेन का साइज वापस से डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये हुई कि जो माउंटेन है उसके अंदर आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है ना। एक टाइम था जब आपको उसके अंदर ग्रोथ दिखाई दी और वापस वो क्या हो गया, आपकी ग्रोथ वहाँ से निकल भी गई। इसका मतलब वहाँ पे रिवर्सिबल ग्रोथ है। लेकिन क्या ह्यूमन के केस में ऐसा होता है? क्या मेरी हाइट, सपोज मेरी हाइट यहाँ पे 5 फुट है, 5-6 फुट है, तो उस कंडीशन में अगर वो हाइट मैं और बढ़ाना चाहूँ तो एक पर्टिकुलर एज तक वो हाइट इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाइट एक टाइम के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर हाइट अटेन करने के बाद हमारी हाइट वापस से डिक्रीज नहीं होती है। तो ह्यूमन में जो ग्रोथ होती है दैट इज़ इरिवर्सिबल। बट जो हमारे माउंटेन हो गए, नॉन लिविंग हो गए, उनके अंदर भी ग्रोथ पॉसिबल है, एंड वो सम टाइम कैसी होती है, वो रिवर्सिबल होती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पॉसिबल है और लिविंग में भी पॉसिबल है। इसका मतलब ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हो, ये नॉन लिविंग में भी मिलती है। इसलिए हम इसको एक कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं लिविंग बींग की। इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी भी गई है, आई होप आपको विजिबल होगा, दैट ग्रोथ इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम पहले ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड प्लांट शोज इनडेफिनेट, दैट इज द ओपन ग्रोथ। इनडेफिनेट ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि प्लांट के पास ना एपिक्स होते हैं जिनमें कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है। जैसे रूट एपेक्स हो गया, शूट एपेक्स हो गया, कंटिन्यू उनमें ग्रोथ होती रहती है। तो उनकी हाइट बहुत लंबी चली जाती है अगर उनमें लेटरल डोमिनेंस को आप प्रमोट ना करो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो जैसे जैसे एपिकल ग्रोथ पॉसिबल होती है, उस प्लांट की हाइट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने ना बहुत सारे से प्लांट देखे होंगे, पाइन का प्लांट होगा, चीड़, देवदार, ये प्लांट जो होते हैं इनकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो सिकोया जो है उसकी हाइट बहुत लंबी है, विच इज़ अ जिम्नोस्पर्म एक्चुअली। तो सिकोया इज़ द लार्जेस्ट वुड ट्री होता है हमारे पास और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो इनकी हाइट कैसे पॉसिबल है, इनकी जो ग्रोथ है वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इनमें एपिकल डोमिनेंस प्रमोट हो रही है और कोई डेफिनेट इनकी ग्रोथ नहीं होती है, ऐसा एक पर्टिकुलर हाइट नहीं होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ इनके अंदर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनटू ससेप्शन ग्रोथ इज फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक खास बात कही गई है कि ग्रोथ 2 तरह की होती है। एक तो जो एक्सटर्नल ग्रोथ है, जैसे कि मेरी बॉडी के ऊपर आप कुछ चिपका दो, उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया है ना, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रोथ। बट उसमें क्या है, आपने एक्सटर्नली ग्रोथ की है, उसको मैं निकाल भी सकती हूँ, दैट इज़ एक्सटर्नल ग्रोथ। बट ग्रोथ
जो कि मेरी बॉडी के अंदर हो रही है, मेरे सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मेरे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मेरा बायोमास इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो एक इंटरनल ग्रोथ है। उसको हम बोलते हैं इंटूससेप्शन ग्रोथ, यानी अंदर से होने वाली ग्रोथ को बोला जाता है इंटूससेप्शन ग्रोथ। अब देखो, दो तरीके की जब ग्रोथ है तो एक्सटर्नल ग्रोथ तो रिवर्सिबल होती है, इंटरनल ग्रोथ ही रिवर्सिबल होती है। इसीलिए इंटरनल ग्रोथ को आप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक डेफिनेटिंग फीचर मान सकते हो कि हाँ, अगर इंटरनल ग्रोथ होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। इसका रीज़न क्या है? अगर मैं टेबल ले लूँ और टेबल के अंदर कोई ऐसी सेल्स नहीं है जिनके अंदर उनका साइज़ बढ़ रहा हो, उनका नंबर बढ़ रहा हो, वो डिवाइड कर रही हैं, तो कुर्सी या चेयर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनके अंदर ग्रोथ जो होगी वो सिर्फ एक्सटर्नल होगी। इसीलिए एक्सटर्नल को आप हटा भी सकते हो, आप उसको रख भी सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में वो ग्रोथ कैसी हो जाती है? दैट इज़ नॉट द डिफाइनिंग ग्रोथ। लेकिन अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, सेल्स का साइज बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्रोथ होती है दैट इज़ फ्रॉम द इंटरनल साइड, राइट। एंड आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हो, आप उसको सेम स्टेट में लेकर के नहीं जा सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर कि अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। क्लियर हुई ये बात? वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? ग्रोथ कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर उसको आप इजीली देख भी सकते हो कि एपिकल ग्रोथ हो रही है, लेटरल ग्रोथ हो रही है, लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम एक कंपैरिजन करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है दैट इज कम्प्लीटली एक्सटेंसिक। उनमें ग्रोथ कभी भी अंदर से नहीं होती है। चेयर का कोई सेल्स नहीं होता जो नंबर में बढ़ जाए, डिवाइड करना शुरू कर दे या फिर उसका साइज बढ़ जाए, राइट। उनमें एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है और उसको रिवर्सिबल ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि आप उसको वापस भी सेम स्टेट में लेकर के आ सकते हो। जैसे कि स्नो एक्यूमुलेशंस ऑन द माउंटेन फ्रॉम द आउटसाइड, जब माउंटेन के ऊपर बाहर से स्नो का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो दैट इज कम्प्लीटली कॉल्ड एज एक्सटर्नल ग्रोथ एंड दैट इज रिवर्सिबल इन पोजिशन, रिवर्सिबल इन लाइक मैकेनिज्म। तो उस कंडीशन में आप उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, ठीक। अब आप ग्रोथ को कैसे एस्टिमेट करोगे? सपोज मैं आपको बोल दूं कि चलिए मेरे पास एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ मुझे बताओ, कैसे एस्टिमेट करोगे? तो बहुत सारी पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप ग्रोथ की एस्टिमेशन कर सकते हो। जैसे कि सपोज सबसे पहले तो इंक्रीज इन सेल साइज, जो आपके पास सेल्स हैं उनका जो है साइज जो है वो इंक्रीज हो जाना। तो अगर आपके पास प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है इंक्रीज हो रहा है, एक सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। अगर आप सेल की बाउंड्री के बिना साइटोप्लाज्म की बात करते हो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, दैट्स इट। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सेल इलोंगेट करती है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। तो जैसे जैसे सेल इलोंगेट करती है तो वैक्यूल बढ़ने लगता है। बेसिकली वैक्यूल के बढ़ने से सेल इलोंगेशन होता है, तो इसीलिए प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। आप बता सकते हो कि सेल का साइज क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी चीज़ मैं ऐसे बता सकती हूँ कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, अगर मेरे पास फ्रेश और ड्राई वेट के अंदर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। अगर मेरा जो वेट है वो बढ़ गया है, फ्रेश हो चाहे ड्राई हो। फ्रेश वेट को हम ज़्यादातर इसीलिए मेज़र नहीं करते क्योंकि उसमें वाटर वेपर होते हैं और उनका वेट भी आपको काउंट करना पड़ता है। बट अगर आप ड्राई वेट को काउंट करोगे तो आप उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे, वो एक अच्छा पैरामीटर माना जाता है काउंट करने के लिए। उसके अलावा अगर किसी प्लांट की लेंथ में इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली वो आपको दिखाई देगा एज एस्टिमेशन ऑफ अ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन लेंथ, फॉर एग्जाम्पल जब पोलन ट्यूब होती है उसकी लेंथ में ग्रोथ होती है तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। दूसरी चीज़, आपके रूट की टिप का और डीप चले जाना टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो वो भी क्या है? या फिर शूट टिप का और ऊपर चले जाना जिसकी वजह से हाइट का बढ़ जाना। ये सारी क्या है? ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि लेंथ में इंक्रीज होने से भी ग्रोथ बढ़ती है। उसके अलावा अगर मैं बोल दूं कि सेल का नंबर इंक्रीज हो गया, सपोज मेरे पास 50 सेल थी पहले, उन्होंने डिवाइड करके 500 सेल्स बना दी हैं, तो नंबर इंक्रीज हुआ। अब नंबर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ तो होगी। तो फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक वो जोन होता है प्लांट्स का जहाँ पे वो कंटिन्यूअसली सेल्स जो होंगी वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, वो कभी नहीं रुकती, उनकी डिवाइडेशन कंटिन्यू होती रहती है और न्यू सेल्स जो हैं वो एड ऑन होती रहती हैं। उसके अलावा आप कहाँ पे देखोगे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को? रूट एपेक्स पे आप मेरिस्टेमेटिक देख सकते हो। जैसे कि मेज, हमें पता है कि जो मेज की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनका नंबर हर टाइम बढ़ रहा है। जैसे कि एक डाटा एनसीईआरटी में दिया गया है कि 1 घंटे में विद इन 1 आवर 17,500 सेल्स जो होती हैं वो मेज की इंक्रीज हो जाती हैं, बिकॉज इट इज़ अ डाटा विच इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी, दैट्स वाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट 17,500 सेल्स पर आर इंक्रीज इनटू द मेज रूट एपेक्स।
क्लियर वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। तो अगेन ये आपका एस्टिमेशन होता है ग्रोथ का। अगर आप बोल दो कि वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया तो वो भी हमें ये बताता है कि ग्रोथ इंक्रीज हुई है। जैसे सपोज मैं एक छोटा सा वाटरमेलन लेकर के आऊँ और एक बड़ा सा वाटरमेलन लेके आऊँ तो डेफिनेटली दोनों में ग्रोथ है, लेकिन किस बिहाफ पे हुई होगी, एक्चुअल में दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा। छोटे वाले में आपका वॉल्यूम कम होगा, बड़े वाले में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। छोटा जो वाटरमेलन होता है जब वो बड़े वाटरमेलन में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो 3.5 लाख गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये अगेन एक डाटा है कि वाटरमेलन सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं अप टू 3,50,000 टाइम्स इन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में इतनी ये बढ़ जाती हैं। उसके अलावा समटाइम क्या होता है सरफेस एरिया में भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एक छोटी लीफ है उसके पास छोटा सरफेस एरिया होगा, एक बड़ी लीफ है उसके पास बड़ा सरफेस एरिया होगा। तो ग्रोथ तो आपको समझ आई ना कि छोटे में आपका जो सरफेस एरिया है वो कम है और बड़े में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो दीज आर द पैरामीटर जिनके थ्रू आप एस्टिमेट कर सकते हो कि ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं है, और ग्रोथ हो रही है तो कहाँ हो रही है। अब देर आर सम फेजेस ऑफ ग्रोथ, जैसे कि एक आती है मेरिस्टेमेटिक फेज, एक आती है इलोंगेशन फेज और एक आती है मैचुरेशन फेज। जब मॉर्फो वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी इन द फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे भी हम बताते हैं दैट वन इज अ मेरिस्टेमेटिक फेज। इसमें क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज में बेसिकली आपके पास एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सेल्स जो होंगी उनमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा, जो साइटोप्लाज्म उन सेल्स के अंदर होता है वो बहुत ही डेंस होता है। दूसरी चीज़, वो लार्ज न्यूक्लियस रखती हैं, उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, उनके पास वैक्यूल छोटा होता है और उनके पास रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ ओनली प्राइमरी सेल वॉल। हमारे पास 3 तरह की सेल वॉल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल सिर्फ उनके अंदर बनती है जो मैच्योर प्लांट होते हैं, लेकिन जो एरिया कंटिन्यूसली डिवाइड करना चाहेगा वो मैच्योर नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। उसके अलावा देर आर अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, बिकॉज आपको एक कनेक्शन बना के रखना होता है विच इज़ अ लिविंग कनेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स जो आगे जाकर के डिवाइड करेंगी, इनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ऐसी सेल्स से बने हुए ग्रुप को बोल दिया जाता है मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल सकती है, एपिकल मेरिस्टम हो सकता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम तो जैसे रूट अपेक्स हो गया, शूट अपेक्स हो गया है ना, इन पे हो सकता है। इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है जो 2 नोड्स के बीच में होता है, एंड लेटरल मेरिस्टम होता है जो साइड ब्रांचिंग को प्रमोट करता है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टम। उसके अलावा लोकलाइज्ड भी हो सकती हैं ये डिवीज़न, और आपकी दूर भी जा सकती हैं। जैसे ज़्यादातर ये लोकलाइज्ड ही होते हैं, जैसे रूट अपेक्स पे ही आपको मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा, शूट अपेक्स पे ही आपको मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं। फिर आता है आपने सेल्स को डिवाइड करवा दिया, लेकिन कुछ सेल्स बोलती हैं कि नहीं भाई अब हमें आगे डिवाइड नहीं होना, वी वॉन्ट कि हम अब आगे जाकर के इलोंगेट हो जाएँ और मेच्योर हो जाएँ। तो देर इज़ अनदर फेज दैट इज़ कॉल्ड एज इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो वैक्यूल पहले छोटा हुआ करता था अब आप उसको बड़ा कर दो प्लांट के अंदर, तो दैट इज इलोंगेशन फेज। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज क्या कर दिया आपने, वैक्यूलेशन कर दिया, दैट इज अ फेज ऑफ एनलार्जमेंट। एंड यहाँ पे न्यू सेल वॉल का क्या होने लग गया है, डिपोजिशन होने लग गया है, नई सेल्स बनना शुरू हो गई हैं, नई सेल वॉल बनना शुरू हो गई है, सेकेंडरी वॉल बनने लग गई है, टर्शियरी वॉल बनने लग गई है, और सेल का साइज जो है वो भी बड़ा हो गया है। ठीक है, एनलार्जमेंट की बात कर रहे हो तो सब कुछ आपको यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा करके दिखा देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है देयर इज़ अ मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्स अपने आप को क्या करती है, मैच्योर करना शुरू कर देती हैं। दे वांट टू डिसाइड देयर फेट, वो चाहती हैं कि बस अब उनके पास उनका खुद का काम हो और वो उसी काम के लिए एक पर्टिकुलरली क्या हो जाए, उनका फेट वहाँ पे डिसाइड हो जाए। तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे देयर आर सम स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं अभी जैसे मैं हूँ, मैं जब पढ़ रही थी तो मैं क्या थी, अपनी मेरिस्टेमेटिक फेज में थी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक फेज में थी जब तक मैंने 12th तक स्टडी किया, जब तक मैंने 10th तक स्टडी किया, सपोज जब तक मैंने 10th तक स्टडी किया दैट वाज माय मेरिस्टेमेटिक फेज, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही काम था, पढ़ना 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 पढ़ना। ठीक है, एंड दैट वाज द टाइम जब मेरिस्टेमेटिक फेज की तरह मैं क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रही थी, और मेरिस्टेमेटिक फेज क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है। लेकिन फिर 11th और 12th आई जहाँ पर मुझे चूज़ करना था अपना एक सब्जेक्ट की, PCM के साथ जाना है, PCB के साथ जाना है, तो दैट वाज द टाइम जब मुझे चूज़ करना था, तो मैंने अपने आप को
प्रिपेयर करना शुरू किया कि यस आई वांट टू गो विद पीसीबी, तो उस कंडीशन में मैंने अपने आप को मेंटली, अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर किया। तो मुझे अपने आप को स्ट्रेंथ देनी थी, तो स्ट्रेंथ दी। सेम चीज़ किस में हुई? इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में भी क्या हो गया है? एनलार्जमेंट हो गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हो गई हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको हटा दिया जाता है। दैट इज़ अ फेजेस ऑफ एनलार्जमेंट। अब नाउ आफ्टर 12th क्लास आई डिसाइडेड टू गो विद अ जॉब। मैं चाहती हूँ कि अब मैं एक जॉब करूँ, मैं करियर हो मेरे पास, और करियर में आई वॉन्ट टू चूज़ वट एवर आई वॉन्ट। लाइक अगर मुझे MBBS बनना है, मुझे टीचर बनना है, या फिर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, जो भी बनना है वो मेरे ऊपर है, राइट। तो दैट इज़ द मैच्योरेशन फेज। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उस फेज के साथ जाना चाहती हूँ, दैट इज़ द मैच्योरेशन फेज। यानी मैंने खुद को डिफरेंशिएट कर लिया है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सेम प्लांट के साथ होता है कि प्लांट में जब इलोंगेशन हो गया सेल्स के अंदर, सो दे वांट टू डिसाइड कि अब उन्हें लीफ बनानी है, अब उन्हें रूट के साथ काम करना है, शूट के साथ काम करना है, एपिकल बड़ बनाना है, फ्लावर बनाना है, वट एवर दे वॉन्ट टू मेक, वो चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं। तो बट अब उनका फेट डिसाइड हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। सेम है यहाँ पे भी, या तो वो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन हो सकता है, जैसे दे गेन अ परमानेंट शेप एंड साइज, जैसे मेसोफिल सेल्स, राइट। एंड उसके अलावा वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन भी कर सकती है, जैसे कि रूट सेल का अपना एक काम होता है कि उसको पानी को अब्जॉर्ब करना है। अब इनिशियली तो रूट को नहीं पता था कि मुझे पानी को ही अब्जॉर्ब करना है, लेकिन जब वो मैच्योर हो गई, उसने अपना काम डिसाइड कर लिया कि नहीं, बस स्टिल अब रुक जाओ, अब मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं पानी को एब्जॉर्ब करूँगी। तो दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। एंड यहाँ पे समटाइम क्या होता है कि जैसे मतलब कि मैंने कार्डियोलॉजिस्ट वाला करियर चूज़ कर लिया है ना, मैच्योरेशन फेज में आके मैंने कार्डियोलॉजिस्ट वाला फील्ड चूज़ कर लिया, और अब मैंने कह दिया कि मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई और न्यू स्किल नहीं सीखूंगी, या मैं किसी और करियर में नहीं जाऊंगी, मुझे अब आगे कुछ नहीं करना, मतलब कि मैं दोबारा कभी भी लर्निंग फेज में नहीं जाऊंगी। तो दैट इज़ द जोन जहाँ पे आप अपने पूरे सेल साइकिल से आगे निकल गए हो, आप G0 फेज में एंट्री कर गए हो। अब आपने खुद को इनएक्टिव कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। अब आपका सिर्फ जो काम है आप वही करोगे, है ना। अगर लेकिन मेरे दिल में आया कि नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ये कार्डियोलॉजिस्ट वाला मैं नहीं कर सकती, अब मुझे कुछ और करना है लाइफ में, सो मुझे नई नई स्किल्स सीखनी होंगी, तो मुझे अब एक फेज़ के अंदर एंट्री नहीं करनी, मुझे G0 फेज़ के अंदर एंट्री नहीं करनी, मैं वापस से सेल साइकिल के अंदर एंट्री करना चाहूँगी। तो दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो जब सेल एंटर करती है G0 फेज़ में, तब वो अपना काम डिसाइड कर चुकी होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो G0 फेज से वापस नहीं आती है। लेकिन देयर आर सम सेल्स जो G0 फेज से वापस एंट्री कर जाती हैं सेल साइकिल के अंदर, ठीक। अब देयर आर सम फैक्टर, देखो अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो इंटरनल ग्रोथ मैं बोल रही हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, आपकी ग्रोथ को रोकने का काम कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ को एनहेंस करने का काम कर सकते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज अबाउट द ग्रेविटी। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती हैं कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे ग्रेविटी क्या करती है, रूट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, वो रूट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ग्रेविटी नहीं होगी तो रूट्स पता नहीं कहाँ ही चले जाएंगे। लाइट की बात करें तो लाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट की वजह से ही फोटोट्रॉपिज्म होती है, जो बेंडिंग होती है टिप की, लाइट की वजह से ही होती है प्लांट के अंदर। एंड प्लांट जो ऑर्गेनिज्म है, चलो यहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म की भी बात कर ले, तो ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन के लिए भी लाइट को चूज़ कर लेते हैं कि हाँ अगर ये वाला सीज़न होगा, इतनी लाइट होगी तो हम ऐसे लाइक डे टाइम होगा, नाइट टाइम होगा तो हमें ब्रीडिंग करनी है नहीं करनी है, फॉरेजिंग पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं। बट मेनली प्लांट के अंदर फोटोट्रॉपिज्म हो गया, फोटोपीरियोडिज्म हो गया, फ्लावरिंग कैसे आएगी, कितना डे न्यूट्रल प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, ज़्यादा लाइट रिक्वायर है फ्लावरिंग के लिए, कम लाइट रिक्वायर है, या लाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, आपका लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, राइट। थर्ड आता है टेम्परेचर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर हो चाहे प्लांट की बॉडी के अंदर हो, सबके अंदर देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम जो काम करते हैं। जैसे अभी हमने फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि वहाँ पे क्रैब साइकिल चलती है, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस चलती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस। सो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए देयर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर वो टेम्परेचर उसको नहीं मिला तो वो एंजाइम काम नहीं करेंगे और साइकिल्स जो है वो रन नहीं करेंगी। तो इसीलिए ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ सेल के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर का ऑप्टिमम होना बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिएंट की। अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट को न्यूट्रिशन तो वैसे भी रिक्वायर होता है, अगर उसको नहीं न्यूट्रिशन मिला तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशन जो रिक्वायर है। वैसे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है मिनरल न्यूट्रिशन वाला, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ दैट यहाँ पे आपको जैसे बोरोन हो गया, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरोन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बोरोन एक ऐसा मिनरल है जो अगर आपके प्लांट को मिल गया तो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन होते हैं जब वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पे उनको पोलन ट्यूब बनानी होती है ताकि वो ओवरी तक पहुँच सके। तो ओवरी तक पहुँचाने के लिए पोलन ट्यूब का बनना ज़रूरी है, और उसको बनाने के लिए काम कौन करवाता है? बोरोन करवाता है। आपको पता है कि जब हमने कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखी थी तो थाइलाकोइड के ल्यूमन के अंदर हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ताकि जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस हो सके ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज अ बाई प्रोडक्ट, एंड प्लस जो इलेक्ट्रॉन है वो मिल सके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, ठीक है, फोटो सिस्टम को। नेक्स्ट होता है आपके पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हम रेस्पायरेशन करते हैं, ऐसे ही प्लांट भी रेस्पायरेशन करते हैं। तो जो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो अभी मैंने रेस्पायरेशन चैप्टर में पढ़ाया है पूरा का पूरा ETS, तो वहाँ पे हमने देखा था दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और तब जाकर के वो मेटाबॉलिक वाटर बनाता है। अगर ये नहीं होगा तो क्रैब्स साइकिल भले ही रन कर जाए लेकिन आपकी ETS रन नहीं कर पाएगी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, और एनर्जी करेंसी हमें ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट होता है वाटर। एज आई टोल्ड यू कि वाटर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट के अंदर, खुद को कूल डाउन करने के लिए ट्रांसपीरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लीव्स सरफेस से पानी निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसके अलावा वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी जो है वो पानी के थ्रू ही रन करती हैं। जैसे अभी हमने एक और पढ़ा था C6H12 + 6O2, ये हमारा क्या था? बेसिकली रेस्पायरेशन था। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में आप CO2 + वाटर को मिलाकर के भोजन बनाता है कोई भी प्लांट, तो इसलिए वाटर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और लिखी है इन्होंने कि इन वैक्यूल इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर एंड टू मेंटेन और इंक्रीज द सेल साइज। अगर सेल का साइज बढ़ाना है, ओके सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ द सेल टेम्परेचर रिक्वायर होता है, न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर होते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके, और वाटर तो वैसे भी इंक्रीज कर देता है, सेल के वैक्यूल के अंदर भर जाता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रोथ। एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। देखो अर्थमेटिक ग्रोथ बहुत ही सिंपल सी होती है। इसमें क्या होगा मैं फटाफट सा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे सपोज एक सेल है, उसके अंदर एक एक्टिविटी है कि उसको डिवाइड करना है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। अब उसने डिवाइड किया, डिवाइड करके 2 सेल्स बनाई, और 2 सेल्स में से उसने क्या कहा कि एक सेल जाओ और जाकर के परमानेंट हो जाओ, है ना, और एक सेल वापस एबिलिटी रखेगी किस चीज़ की? आपके पास फिर से डिवाइड करने की। तो इसने तो डिवाइड नहीं किया, ये परमानेंट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, लेकिन ये वाली जो सेल्स थी इसने वापस से डिवाइड किया और इसने फिर से क्या बनाई? 2 सेल्स बनाई, और इन 2 सेल्स में से एक सेल वापस से जाकर के क्या हो गई? डिफरेंशिएट हो गई, और फिर से एक सेल ने क्या कर दिया? एक्टिविटी रख ली किस चीज़ की? डिवाइड होने की। इसने फिर से आगे जाकर के 1 से 2 बनाई, इन 2 में से फिर से एक सेल जाकर के परमानेंट हो गई, और एक सेल ने फिर से अपनी कैपेबिलिटी रखी डिवाइड करने की। तो बेसिकली आप देख सकते हो सिर्फ एक सेल है जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रख रही है, बाकी सेल्स हर एक डिवीजन के बाद एक एक सेल जो है वो परमानेंट होती चली जा रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से सेल्स बन रही हैं। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। और अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो एक कॉन्स्टेंट रेट पर होती है। कहाँ पे मिलती है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर मिलती है प्लांट में, जैसे कि आपके रूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो इनडेफिनेट होती है, अनलिमिटेड होती है, यानी कंटिन्यूसली होती ही रहती है। अब इसका ग्राफ जो देखें तो वो लीनियर होता है। मेरिस्टेमेटिक से जो आप दिखाई दे रहा है ये एक लीनियर ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा जाता है और वाई एक्सिस पे हमने हाइट ऑफ द प्लांट लिया है। देयर इज सम हाइट, इनिशियली हम कुछ हाइट की बात करें कि वो ऑलरेडी थी इसके पास, तो उस हाइट से आपका जो ग्राफ है वो ऊपर गया, लीनियर ग्रोथ इस तरीके से आई है। तो इसके लिए आप जो इक्वेशन लिखोगे वो क्या होगी कि LT मतलब एक फाइनल टाइम पर आपने जो ग्रोथ देखी है, लेंथ एट t टाइम इज इक्वल टू लेंथ एट इनिशियल टाइम पर जो लेंथ थी प्लस RT। R क्या है यहाँ पर? R इज द ग्रोथ रेट, कि कितना ग्रोथ हुआ है, एंड T इज बेसिकली ग्रोथ पर यूनिट टाइम,
ठीक है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और आर क्या यहाँ पे ग्रोथ रेट है। तो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाली इक्वेशन है, तो आप इसको देख सकते हो। दैट्स वाई इसका जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। तो फाइनली हमने ये देखा कि अर्थमेटिक ग्रोथ जो है वो कहाँ हो रही है, शूट और एपिकल, शूट मेरिस्टम और रूट मेरिस्टम के अंदर हो रही है। उसके बाद आप आ जाइए जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक बिल्कुल वैसे होती है जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के अंदर होती है, जैसे कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर होगी, आपके पास oogenesis के टाइम पर होगी। यहाँ पे सेल्स बनती हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से यहाँ पे सेल्स बनती हैं। जैसे आप देख भी सकते हो, एक सेल है, एक सेल ने 2 में डिवाइड किया, फिर एक इस वाली सेल ने फिर से 2 में, इस वाली सेल ने फिर से 2 में, यानी 1 से 2, 2 से 4, और फिर इसने अपने आगे डिवाइड किया तो 4 से 8। ये कहाँ रन करती है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस रन कर रही है। तो ग्रोथ यहाँ पे वेरिएबल होती है, नंबर इसका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आप ऐसी ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर देखते हो, कल्चर प्लेट के अंदर देखते हो। आप एक कल्चर के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवा दीजिए, वो इतना स्पीड पे ग्रोथ करते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई भी दे रही है आपको कि 2 थी, ये 2 सेल्स मैंने ली थी, तो 2 से 4 बन गई, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से बनती चली जा रही है ना। तो ये एक ऐसा रेट है जो आप बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर देखते हो, बैक्टीरिया के अंदर देखते हो। अब यहाँ पे देखो, ये है इंसान का जब एम्ब्रियो होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, अर्ली एम्ब्रियो, लेट एम्ब्रियो, तो उसमें कैसे कैसे डिवीजन होती है। देखो, एक जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सेल होती है, मदर और फादर जो होते हैं उनके गैमेट्स जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो एक सिंगल सेल बनती है 2n की, जिसको आप बोलते हो जाइगोट। ठीक है, डिवाइड करेगी इनिशियली किस फैशन में, जियोमेट्रिक फैशन में, यानी बहुत ही रेंडमली और बहुत ही तेजी से डिवाइड करेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बना देगी। तो ऐसा ही दिखाया गया है, 1 से 2 इसने बनाया, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाया, तो इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक फेज, यानी कि ऑल जाइगोटिक सेल्स डिवाइड इनिशियली। जितनी भी जाइगोट की सेल्स होंगी वो सारी की सारी ऐसे ही डिवाइड करेंगी, बट एक टाइम आएगा जब वो डिसाइड कर लेंगी कि नहीं, अब हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करानी है, हमारे पास इनर सेल मास बन गया है, अब हम लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंच गए हैं, तो हम अर्थमेटिक ग्रोथ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स डू नॉट डिवाइड, कुछ सेल्स अब अपना डिवाइड नहीं करेंगी, वो रुक जाएंगी, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। सेल्स दैट लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, दे गेट डिफरेंशिएटेड। अब उन्होंने अपना एक काम डिसाइड कर लिया है, वो डिफरेंशिएट हो गई हैं। बट देयर आर सम सेल्स जिनके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड, तो उनको हम बोलते हैं सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसके लिए एक पूरा ग्राफ आता है, ग्राफ ऑफ जियोमेट्रिक ग्रोथ। जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी लीनियर ग्रोथ के लिए, वैसे ही हम जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं। WT इज इक्वल टू W0 ERT, यहाँ पे लॉग बेस रखा जाता है, WT इज इक्वल टू W0 ERT। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ द इक्वेशन फॉर द जियोमेट्रिक ग्रोथ। अब हमने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे टाइम रखा और वाई एक्सिस पे हमने साइज और हाइट ऑफ द साइज एंड हाइट ऑफ द ऑर्गन रख दी, किसी भी ऑर्गन की, प्लांट ऑर्गन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमने ग्राफ देखा वो सिग्मोइडल शेप का था, वो एस शेप का था। इनिशियली क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे शुरुआत में डिवीज़न करने के लिए आपने अडेप्टेशन देखी कि बहुत सारा अच्छा एनवायरनमेंट है, अब हम अडेप्ट होते हैं, बट हम धीरे धीरे पहले ग्रोथ करते हैं। क्या पता एनवायरनमेंट अच्छा ना हुआ तो क्या करेंगे, इसीलिए एनवायरनमेंट अच्छा होगा ये देखने के लिए उन्होंने इनिशियली हल्की ग्रोथ की, कम ग्रोथ की, इसको हम बोलते हैं लैग फेज। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला दैट द एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली सुटेबल फॉर अस, दिस स्टार्ट्स टू डिवाइडिंग इन अ ज्योमेट्रिक फैशन दैट इज एक्सपोनेंशियली। वो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे। एंड उसके बाद एक फेज आएगा जब उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे, वो कंटिन्यूसली अब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा स्पीड पे, तो वो किस फेज में चले जाएंगे, स्टेशनरी फेज में चले जाएंगे। अब उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी एंड दिस स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट द टॉक्सिक मटेरियल टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड मैनी एल्केलॉइड मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब उनकी ग्रोथ को इनहिबिट होना शुरू कर दिया जाता है। एंड स्टेशनरी फेज के बाद सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर उस टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव ना किया जाए तो वो आपका डिक्लाइनिंग ग्रोथ की तरफ लेकर के चला जाता है। तो एसिम्प्टोट इज अ कंडीशन विच इज़ बेसिकली जब आपका जो ऐसे बोल सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होने लग गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ग्रोथ डीएक्सेलरेट होने लग जाती है। दैट इज द एसिम्प्टोट फेज। ठीक है, वेट भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाती है, ये वाली कर्व जो होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं। आपको पता है एक पेट्री प्लेट में आपने कभी बैक्टीरिया ग्रो किए होंगे,
तो वो क्या करते हैं, जब पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो शुरू में वो थोड़ी ग्रोथ करते हैं, लैग फेज को फॉलो करते हैं, एंड देन वो एकदम से बर्स्ट करते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज होती है। फिर एक टाइम आता है जब वो उनके पास उतनी सी प्लेट में जब वो बहुत सारे हो जाते हैं तो खाना नहीं मिलता उनको, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टेशनरी हो जाती है, एंड फाइनली मेटाबोलाइट, टॉक्सिक मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन सब की वजह से उनकी डेथ भी होने लग जाती है। दैट इज द डीएक्सेलरेटिंग फेज। उसके अलावा हम इसको सिग्मोइडल कर्व और एस शेप कर्व बोलते हैं। दिस इज शोन बाय द टिपिकल सेल्स इन द कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट ऑर्गन। हायर प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं वो भी इस टाइप की कर्व को शो करते हैं। फेजेस मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बताया लैग फेज विच इज़ द अडेप्टिंग फेज, उसके बाद लोग और एक्सपोनेंशियल फेज जिसमें एकदम से ग्रोथ होती है, दैट इज आफ्टर अडेप्टिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर होगी। थर्ड होता है डी एक्सेलरेशन फेज, यानी कि ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, दिस इज द डी एक्सेलरेशन फेज। बीच में होती है एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज के। फिर आती है स्टेशनरी फेज, दैट इज द ग्रोथ स्टॉप्स एज रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड और टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होने लग गए हैं, एंड ये सिम्टोट होती है इन कल्चर प्लेट बैक्टीरिया स्टार्ट्स टू डाई ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल। तो सिंपल सी ये चीज़ थी, आपको ये दो ग्रोथ याद रखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ और भी होती हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रोथ है एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है कि खुद में ही आपकी ग्रोथ कितनी हुई, जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स में आपके एग्ज़ाम के अंदर 500 नंबर आ रहे हैं, आज आपका सेकंड एग्ज़ाम था और आपका सेकंड एग्ज़ाम सेम टॉपिक का था और आपके पास आज मार्क्स आए हैं उसमें 500, लेकिन जब आपका सेम टॉपिक का फर्स्ट एग्ज़ाम था, पहली बार आपने वो दिया था, तो आपके जो नंबर आए थे वो मान लेते हैं 150 आए थे। तो 150 से अगर मैं कंपेयर करूं, है ना, मैं सीधा बोलूं कि आपके पास ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, तो आपका आंसर शुड बी येस, क्योंकि आपने 150 नंबर से इंक्रीज करके 500 तक बढ़ा दिया है। दैट इज द ग्रोथ एंड दैट इज ग्रोथ हैज एब्सोल्यूट ग्रोथ। बट अगर मैं पूछूं कि आपके पिछले मार्क्स इतने थे और आज के मार्क्स इतने हैं और दोनों में कितनी ग्रोथ हुई है, आपकी कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है पिछले वाले के कंपैरिजन में, तो आप कंपेयर करके बताओगे परसेंटेज की फॉर्म में, दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। बेसिकली एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम होती है। इसमें ये क्या है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो ग्रोथ होगी रिलेटिव ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ पर यूनिट टाइम बाय इनिशियल ग्रोथ इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मान लो एक लीफ है जिसका साइज एक लीफ है जिसको हम ए बोल रहे हैं, एक लीफ है जिसको हम बी बोल रहे हैं। ए वाली जो लीफ है उसका साइज इनिशियल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाली जो लीफ है उसका सरफेस एरिया बोल दीजिए वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ कितनी हुई, ए के अंदर ग्रोथ हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए के अंदर बेसिकली ग्रोथ हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी के अंदर भी ग्रोथ हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ फाइनल कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ग्रोथ फाइनल कितनी हो गई 50 + 5 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम चीज़ इन्होंने बोली। अब रिलेटिव, पहले तो हम इसकी नॉर्मल ग्रोथ निकालते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ। इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है एब्सोल्यूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर कितनी रिलेटिव ग्रोथ हुई है, तो इसकी फाइनल ग्रोथ थी 5, इनिशियल ग्रोथ थी 5, तो 100 यानी कि 100% ग्रोथ हुई है, दैट इज द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए। अगर बी की पूछें तो इसकी फाइनल ग्रोथ है 5 सेंटीमीटर, इनिशियल ग्रोथ हुआ करती थी 50, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 10%, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा है कि बोथ लीव्स ए एंड बी हैव इंक्रीज्ड देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस ए डैश एंड बी डैश लीव्स, ठीक। तो अब ए और ए डैश, बी और बी डैश, तो अगर आपको ए डैश और बी डैश चाहिए तो आपको 5 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट ग्रोथ करानी पड़ेगी। और रिलेटिव ग्रोथ में देखा जाए तो ए के अंदर 100% ग्रोथ हुई है और बी के अंदर 10% ही ग्रोथ हो पाई है, तो दिस इज द रिलेटिव ग्रोथ। तो इस तरीके से आप मान सकते हो। अब मैंने ये तो बता दिया कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ग्रोथ के टाइप क्या क्या होते हैं, हमने रिलेटिव एब्सोल्यूट ग्रोथ पढ़ा, हमने ग्रोथ मॉडल्स पढ़ लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट, क्योंकि हमें पता है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ आपने पढ़ लिया, अब डेवलपमेंट पढ़िए। तो डेवलपमेंट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, कि कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी सेल्स परमानेंट हो गई हैं, इन सब का सम कर दीजिए, इसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है आपने सीड,
मिट्टी के अंदर सीड को आपने क्या कर रखा है, दबा रखा है, उसका जर्मिनेशन होना शुरू होगा। सेकंड चीज़ क्या है, उसमें से छोटे छोटे सीडलिंग्स का फॉर्मेशन होगा। तो पहले आपने सीड को जर्मिनेट किया, फर्स्ट स्टेप है सीड जर्मिनेट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। सेकंड होता है कि उसमें से सीडलिंग बनने लग गई। थर्ड स्टेज होगी कि उसमें से लीफ वगैरह आने लग गई है, यानी कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव स्टेज है, लेकिन अभी तक वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं पहुंचा है। फोर्थ आएगा मैच्योरेशन फेज, जिसके अंदर आपका फ्लावरिंग ये क्या बनना शुरू हो जाता है, मेच्योर होना शुरू हो जाता है प्लांट, मैच्योरेशन फेज आ जाती है। उसके बाद आती है कि फ्लावर का बनना शुरू हो गया, इसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग फेज, फ्लावर का फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। और फाइनली फ्रूट बन जाता है और सीड बन जाता है। और ये पुराना ये वाला फ्रूट जो होगा, इसका सीड जो होगा वो वापस सेम मैकेनिज्म शो करेगा, सीड बनेगा, सीडलिंग बनेंगे, फिर जुवेनाइल फेज आएगी, फिर मैच्योरेशन आएगी, फिर फ्लावर फॉर्मेशन होगा, फिर फ्रूट फॉर्मेशन और सीड होगा। तो सीड तो वापस आगे चला जाएगा, लेकिन ये वाला प्लांट जो है, ये वाला प्लांट आपका सेनेसेंस और एजिंग के पास चला जाने लगेगा और फाइनली इसकी डेथ हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो देयर आर सम स्टेप्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब पहला है सीड जर्मिनेशन। तो जब हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो सीड के टाइप कौन कौन से होते हैं जर्मिनेशन के, तो हमारे पास सीड के टाइप होते हैं जर्मिनेशन के ये दो, एपिजियल और हाइपोजियल, जिसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। और दूसरा होता है सीड डॉर्मेंसी। समटाइम क्या होता है कि कंडीशंस खराब होती हैं तो आप सीड को डॉर्मेंट कंडीशंस के अंदर लेकर के चले जाते हो, जैसे कि यहाँ पे देख भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे तो आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट स्टिल मैं हल्का हल्का बता देती हूँ। सीड को जर्मिनेशन करने के लिए दो मेथड है, एक होता है एपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। एपी का मतलब अबव और जियल का मतलब ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर और ग्राउंड के नीचे। तो एपी हाइपो का मतलब नीचे और जियल का मतलब ग्राउंड है ना, तो ग्राउंड के ऊपर एपीजियल, ग्राउंड के नीचे हाइपोजियल। अब मान लो ये सीड था, अब सीड क्या हो गया, सीड के अंदर आपका सीडलिंग फॉर्मेशन शुरू हो गया और सीडलिंग फॉर्मेशन करते करते आपका जो हाइपोकोटाइल है वो पहले ग्रो करने लग गया और इस हाइपोकोटाइल के ग्रो करने की वजह से सीड जो है वो बाहर की तरफ आने लग गया और फिर जाकर के रूट बनने लगी और आपका जो कॉटिलिडन है वो कम्प्लीटली बाहर आ गया है और फिर जाकर के आपका एपिकोटाइल ग्रो किया है। तो दो चीज़ें होती हैं, अगर हाइपोकोटाइल पहले ग्रो कर जाता है तो कॉटिलिडन जो है वो ज़मीन से बाहर बनेगा, अगर आपका हाइपोकोटाइल बाद में ग्रो करता है तो कॉटिलिडन आपका जल्दी नहीं बनेगा, लेट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोकोटाइल यहाँ पे पहले ग्रो कर गया, हाइपोकोटाइल नीचे वाला पहले ग्रो कर गया जिसकी वजह से उसने सीड को बाहर खींच लिया और उसकी वजह से आपका जो कॉटिलिडन है वो बाहर आ गया और एपिकोटाइल फिर बाद में ग्रो किया। इसमें क्या होता है, कॉटिलिडन कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड ये किस में देखने को आपको मिलता है, मस्टर्ड, कैस्टर, अनियन, टैमरिंड, बीन, कुकरबिट्स, इनके अंदर ये दिखाई देता है। उसके अलावा सेकंड होता है हमारे पास हाइपोजियल, दैट इज एपिकोटाइल ग्रो फर्स्ट। ये किस में होगा, जैसे सपोज सेम चीज़ थी, यहाँ पे इसका हाइपोकोटाइल था लेकिन हाइपोकोटाइल तो बेचारा ग्रो ही नहीं किया, लेकिन ये वाला जो एपिकोटाइल था इसने ग्रो करना शुरू कर दिया और ये बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ा हुआ तो इसकी वजह से इस पर लीफ वगैरह आ गई और इसका कॉटिलिडन जो है वो अभी भी अंदर की तरफ ही रह गया है। इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल बाद में ग्रो करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइपोजियल हुआ है, कॉटिलिडन बाहर नहीं आया है। ये मिलेगा आपको राइस, मेज, मैंगो, ग्राम, ग्राउंडनट, इन सब के अंदर ये हमें मिल जाता है। ठीक, तो बेसिकली अब हमने देखा कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है, लेकिन अभी हम एक चीज़ और देखेंगे कि सीड जर्मिनेशन में सीड की डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंट भी होता है। समटाइम अगर हार्श एनवायरनमेंट हो तो सीड डॉर्मेंट हो जाता है, इसमें सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता कई वजह से। इसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो इंटरनल फैक्टर, जैसे कि अभी तक आपका जो सीड है वो ग्रो नहीं हुआ था, आपका मेच्योर नहीं हुआ था सीड, तो अगर उस टाइम में उसको जर्मिनेट करा देती तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए अभी वो इंटरनली ग्रो नहीं कर पाया है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। दूसरा, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल बाहर बहुत गंदी कंडीशंस है, ख़राब कंडीशंस है, आप नहीं चाहते कि सीड को जर्मिनेट करवाया जाए, तो सीड को जर्मिनेशन से रोकने के लिए उसको डॉर्मेंट फेज में लेकर के जाया जाता है, उसको इनएक्टिव स्टेज में लेकर के जाया जाता है, जिसको हम क्यूशेंट स्टेज या जीनोट फेज बोल देते हैं। ठीक, अब देयर आर सम फैक्टर विच अफेक्ट द सीड डॉर्मेंसी। वैसे आपके सिलेबस में नहीं था बट स्टिल मैं बता देती हूँ। देर आर सम फैक्टर, जैसे एनवायरमेंटल हो गया, इंटरनल हो गया। एनवायरमेंटल में तो आपका ऐसा हो सकता है कि जो आपके पास
वाटर है वो प्रेजेंट ना हो तो सीड क्या है, जर्मिनेट नहीं होगा। या फिर हमारे पास कुछ लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। हाई टेम्परेचर हो सकता है ना, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। इंटरनल में क्या हो सकता है कि सीड की कोट बहुत मोटी हो गई है, इसी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाया। सीड की कोट टूट नहीं रही है एम्ब्रियो से, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहा है। उसके अलावा भी मैच्योर एम्ब्रियो नहीं बन पाया है, तो इसलिए उसको टाइम चाहिए मैच्योर बनने के लिए, इसीलिए वो अभी डॉर्मेंट स्टेज में है। या फिर उसके पास इथाइलिन नहीं बना है। इथाइलिन एक ऐसा प्रमोटर होता है, एक ऐसा हार्मोन होता है जो डॉर्मेंसी को रोक करके सीड को बाहर निकाल देता है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करवा देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आप मत पढ़ना इतना, क्योंकि नहीं है आपके सिलेबस में। तो अब एक पूरा का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्स के पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और अपने प्लाज्मा के अंदर ग्रोथ कर लेती हैं, तो उनका सेल का साइज बढ़ने लग जाता है। प्लाज्मा की ग्रोथ की वजह से साइटोप्लाज्म ग्रो करता है और सेल में इलोंगेशन होती है, यानी एक्सपेंशन होती है। और उसके बाद कोई भी नॉर्मल सेल मैच्योरेशन करती है, मैच्योर हो जाती है, और फाइनली मैच्योर सेल जो है वो बूढ़ी होने लग जाती है, सेनिसेंस उसके अंदर आ जाता है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। बिकॉज दिस इज अ नेचुरल डेथ एंड इट इज़ इनइविटेबल, मतलब कि आप इसको बुलाते नहीं हो, ये खुद से आ जाती है, तो इनइविटेबल होती है। और दूसरी चीज़ एपोप्टोसिस है, यानी नेचुरल सेल डेथ है। जब सेल का काम खत्म हो गया तो आप उसको मारोगे ही ना, रखोगे थोड़ी, तो दैट इज़ नोन एज एपोप्टोसिस। और इसकी वजह से प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है, वो अपने आप मर जाती है। तो ये तो एक ऐसा लाइफ साइकिल है जो हर एक सेल को कंप्लीट करना होता है। तो हम इसको बोल देते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने इलोंगेट किया, इलोंगेट करने के बाद मैच्योरेशन यानी कि डिफरेंशिएशन किया, स्पेशलाइज्ड हो गई हो, और फिर मैच्योर होके वो सेनिसेंस के थ्रू क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई है। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि अगर मान लो मैंने डॉक्टर बनना था तो मैं डॉक्टर बन गई, और मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना था तो मैं वो भी बन गई। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के बाद मुझे दिमाग में आया, नहीं अब मेरा ये काम नहीं है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए पहले मैं स्किल को डेवलप करूँगी। तो पहले तो मैं अपनी मैच्योर स्टेट को छोड़ दूंगी। मैच्योर स्टेज को छोड़ना ही क्या बोलते हैं हम, डी डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। मैच्योर स्टेज को छोड़ करके आप नई स्टेज में जाना चाह रहे हो, तो पूरा स्किल सीखोगे, वो किस टाइम पर करोगे, डी डिफरेंशिएशन के टाइम पर। अब मान लो आपको गिटार बजाने का मन था, तो आपने क्या किया, गिटार बजाना शुरू कर दिया, आप एक सिंगर बन गए हो बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंगर आपकी न्यू स्किल है, बट आप अब फिर से परमानेंट हो गए हो अपने एक काम के लिए, इसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एक होता है डिफरेंशिएशन, परमानेंट हो जाना किसी काम के लिए। दूसरा होता है डी डिफरेंशिएशन, मन नहीं लग रहा था आपका, तो आप उस मैच्योर स्टेट से वापस आ गए हो। और तीसरा होता है रीडिफरेंशिएशन, जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, अब मुझे फिर से एक काम के लिए पर्टिकुलर हो जाना है, तो मैं अब दोबारा से अपना फेट डिसाइड कर लूँगा। तो वही चीज़ है, मैच्योर सेल बोलती है कि नहीं मुझे डी डिफरेंशिएट होना है, तो ये डी डिफरेंशिएट हो जाती है। व्हेन मैच्योर सेल लॉस्ट देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड गेन देयर डिवाइडिंग एबिलिटी अगेन, इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और यही जब दोबारा से डी डिफरेंशिएशन के बाद यही मेरिस्टेमेटिक सेल कोई और काम सीख जाती है, तो ये रीडिफरेंशिएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। दैट इज सेकेंड टाइम डी डिफरेंशिएशन। इसकी वजह से क्या होगा, फिर से आप मैच्योर सेल बन जाओगे। रीडिफरेंशिएशन किस किस में देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, सेकेंडरी मेरिस्टम में, कॉर्क में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, सेकेंडरी मेडुलरी रेज में। तो इन सब में आपको क्या दिखाई देता है, रीडिफरेंशिएशन। व्हेन सेल्स आफ्टर डी डिफरेंशिएशन रिगेन सम अदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आर बेसिकली व्हाट, प्लास्टिसिटी आर द एबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर टू चेंज एज पर द डेवलपमेंट एंड द एनवायरनमेंट। या तो डेवलपमेंट की वजह से आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लो, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से स्ट्रक्चर को चेंज कर लो, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कि हेट्रोफिली मतलब होता है डिफरेंट लीव्स। एक प्लांट के पास लीव डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसकी शक्ल पहले कुछ और थी, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शक्ल कुछ और हो गई, है ना। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक टाइप का डेवलपमेंट है। और दूसरा, एक बच्चा है जिसको मैं धूप के अंदर रखती हूँ तो वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, और वही उसी बच्चे को जब मैं छाँव के अंदर रखती हूँ तो वो थोड़ा सा वाइट हो जाता है। तो ये है एनवायरमेंटल का इफेक्ट। एक होता है डेवलपमेंटल इफेक्ट, एक होता है एनवायरमेंटल इफेक्ट। तो बेसिकली सेम चीज़ यहाँ पर है, आपको डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी यानी लीफ के अंदर डिफरेंट लीफ दिखाई देंगी, या तो डेवलपमेंट की वजह से या एनवायरमेंट की वजह से। डेवलपमेंट की वजह से जब दिखाई देगा तो उसका एग्जांपल है कोरिएंडर और लर्क्स पर। इसमें क्या, कॉटन भी आता है, गॉसिपियम।
कोरिएंडर के एग्जाम्पल को दिखाया गया है कि जब वो जुवेनाइल कोरिएंडर लीफ है, जब जुवेनाइल स्टेज है तो लीफ बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जब वो मैच्योर हो गई तो वो लीफ कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोनों ही डिफरेंट है। इसी तरीके से जब आपके पास आप रेननकुलस को, जिसको हम बटर को भी बोलते हैं, इसको जब आप पानी के अंदर रखते हो तो इसके लीफ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और जब आप इसको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रखते हो तो इसके लीफ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोफिली इन बटरकप ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो एक्वेटिक में क्या होता है कि एक्वेटिक में इसको ज़्यादा लीफ नहीं होते इसके पास, क्योंकि स्टोमेटा रिक्वायर नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली पानी के अंदर ही होता है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आज कराया है आपको अभी। अब मैं एक छोटी सी चीज़ और समझा देती हूँ, बट उसको डिटेल में, यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन को हम डिटेल में पूरे चार्ट में अलग से वीडियो में समझेंगे, यानी इसके 2 लेक्चर रहेंगे चैप्टर में। मैं हल्का सा बता देती हूँ अभी। और एक चीज़ और बेटा, आपको फोटो पीरियोडिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख सकते हो अगर आपका मन करता है। तो फोटो पीरियोडिज्म मैं नहीं कराऊंगी अभी, अगर चाहते हो तो मैं अलग से बता दूंगी आपको। यहाँ पे वर्नलाइजेशन है, फोटो पीरियोडिज्म है, ये भी चीज़ मैं नहीं कराऊंगी। ऑक्सीजन के बारे में हम डायरेक्टली देखेंगे, एक डिफरेंट हमारे पास पूरा चार्ट है, तो वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको क्या क्या है। ऑक्सीजन आपको क्या क्या पढ़ना है डिटेल थोड़ा उसके बाद देखते हैं। ऑक्सीजन जो है उसकी डिस्कवरी आपको देखनी है, किस किस ने की थी। आपको डिस्कवरी, आपको कुछ पॉइंट देखने हैं। जैसे ऑक्सीजन है, आपके पास 5 प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 5 हैं जो आपको स्टडी करनी है। इनकी डिस्कवरी किसने की है, डिस्कवरी के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए वो हम देखेंगे। इनके लिए बायोएसे कौन से होते हैं। बायोएसे का मतलब होता है कि आप कोई हार्मोन कितनी कंसंट्रेशन में दोगे और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है प्लांट के ऊपर, दैट इज़ द बायोएसे टेस्ट। फिर हम देखेंगे कि हर एक हार्मोन को बनाने के लिए इसका प्रिकर्सर क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, और सेकेंड चीज़ इनके फंक्शन या फिर यूजेस क्या क्या हैं। तो वो सब हम अपना एक पूरा डिटेल्ड चार्ट देखने वाले हैं। आई होप आपको वो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसके थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो होपफुली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो सारा कराने वाली हूँ, उससे आपके ना बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का सारा काम करवाती हूँ। आगे ये लेक्चर जो है, एक और वीडियो बनेगी इसके ऊपर और ये पूरा लेक्चर हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है, इसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाओगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। आप मेरे लेक्चर को 1x 2x पे देख के समझ सकते हो। तो स्टे मोटिवेटेड विद मी एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PYQ आपके लिए डालने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी 1 और 2 यूनिट के डाल दिए हैं, बाकी और भी मैं आपके लिए डालने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू।